जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। आज हम चर्चा करेंगे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की। कल चूंकि जयंती है तो उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विचारों, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, कुछ प्रासंगिक पहलुओं की आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगा उस बात की जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम समय में जो है बहुजन समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं जो कुछ कर पाया हूँ वह जीवन भर बड़ी मुसीबतों को सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूँ। यदि मैं इस कारबा को यहाँ तक ला पाया हूँ, इस कारबा को यहाँ तक ला पाया हूँ तो उसे मैं अनेक कठिनाइयों को सहन करके यहाँ तक ला पाया हूँ। ऐ मेरे अनुयायियों, अगर आप इसे आगे ना बढ़ा सको तो इसे पीछे मत जाने देना। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कर गए? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बहुजन मूवमेंट है, जो गरीबों का मूवमेंट है, जो जिसको माननीय कांशीराम साहब 5 सूत्री कार्यक्रम के नाम से जानते थे, वो आंदोलन, एक तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चला के गए, दूसरा मुक्ति यानी इमेंसिपेशन के लिए संघर्ष का आंदोलन, तीसरा एक फ्रेटर्निटी यानी कि समता के लिए संघर्ष का आंदोलन, चौथा जाति उन्मूलन यानी कास्ट का विनाश यानी कास्टलेस इंडिया बनाने का आंदोलन, पांचवा भाईचारा बनाने के लिए संघर्ष करना। ये सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन में समाहित हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में 3 गुरु और 3 प्रेरणा स्रोत बताए। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में जो है 3 ही गुरु हैं जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जिनको अपना मतलब गुरु मानता हूँ। उनमें तथागत बुद्ध पहले नंबर पे आते हैं और उनकी शिक्षाएं पहले नंबर पे आती हैं। दूसरा संत कबीर को वो अपना दूसरा गुरु बताते हैं, और तीसरा महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने 1848 में इस देश में क्रांति का बिगुल फूंका और भारत की शोषित वंचित आबादी को शिक्षा दिलाने का जो बीड़ा है वो उठाया। ठीक है, उनकी 3 प्रेरणाओं की अगर हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 3 प्रेरणाओं में पहली प्रेरणा है विद्या यानी कि एजुकेशन, दूसरी प्रेरणा है स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, और तीसरी प्रेरणा है चरित्र। ठीक है, इन तीनों प्रेरणाओं, तीनों गुरुओं से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सीखा उसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर ने 1954 में 27 अक्टूबर 1954 को एक बात कही कि यदि अपनी कुटिया बची रहेगी तो लोग शरण में आएंगे। साथियों, आज मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन बड़ा पवित्र आंदोलन है। इस आंदोलन के द्वारा इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, वह एक ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहते थे जिसमें इंसान इंसान को सम्मान दे और इंसान इंसान की वैल्यू बराबर हो। परंतु साथियों, इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यही सही राष्ट्रवाद है। अगर इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर भाईचारा कायम हो जाए, एक लोकतंत्र डेमोक्रेसी कायम हो जाए, तो यही सही राष्ट्रवाद है। क्योंकि जातिवाद या जाति भावना का परित्याग और जाति भावना का गहन सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है तो राष्ट्रवाद नहीं है। ठीक है, आगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन है उसकी चर्चा हम कुछ बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी भी आंदोलन को बढ़ाने के लिए विचारों को महत्वपूर्ण मानते थे, और वो कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति को जिंदा रखना है, उसके विचारों को किसी व्यक्ति की विचारधारा को जिंदा रखना है तो उसके विचारों को जिंदा रखना जरूरी है, उसके विचारों की चर्चा करना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को मारना है तो उसके विचारों को मार दो। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों को फैलाने के लिए समाचार सेवाओं का बड़ा योगदान बताया। उन्होंने समाचार सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो है अपने लोगों के कष्टों को उजागर करने के लिए इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा पैदा हो, इसके लिए शीघ्र समाधान निकाल लिया। और
जो है उस समाधान का नाम था निजी समाचार सेवाओं का प्रारंभ करना। और उसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समझ लिया था, इसलिए उन्होंने जो है 1920 में ही एक पत्र और पत्रिका मूक नायक, मतलब जिसका अर्थ होता है कि मूक लोगों की, जिनको बोलना नहीं आता हो, ऐसे लोगों की पाक्षिक पत्रिका निकाली मूक नायक के नाम से 1920 में। 1927 में वो दूसरी पत्रिका निकालते हैं, बहिष्कृत भारत नाम का एक न्यूज़पेपर जो अखबार होता है वो निकालते हैं। 1930 में जनता के नाम से न्यूज़पेपर निकालते हैं। 1955 में वो इसी आंदोलन को प्रबुद्ध भारत के नाम से जो है पेपर निकालते हैं, न्यूज़पेपर निकालते हैं और चलाते हैं। समय के अनुसार चलते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मूक नायक, यानी जो मूक लोग हैं जिनकी जबान से कुछ निकलता नहीं है, वहाँ से प्रारंभ करके प्रबुद्ध भारत तक पहुँचे थे। लेकिन 1956 में उनके जाने के बाद हमने प्रबुद्ध भारत को जो दिया था, जो बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत दिया था हमें, उसका प्रारंभ करके वो गए थे। 1972 के बाद फिर मानवर कांशीराम साहब ने जो है उसको प्रारंभ किया। लेकिन 1956 से 1972 के बीच एक लंबे पीरियड तक वो मूवमेंट, वो आंदोलन, वो जो बाबा साहब अंबेडकर शुरू करके गए थे, वो शांत पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो मानवर कांशीराम साहब के शब्दों में हम कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो लेफ्टिनेंट्स थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो लोग थे जिनको उन्होंने तैयार किया था, वो तरह तरह के स्टूज बन गए थे, तरह तरह के चमचे बन गए थे, तरह तरह के औजार बन गए थे। और मानवर कांशीराम साहब औजारों को कहते हैं कि भारत के अछूत शूद्र लोग अपने ही देश में लगभग 5000 वर्षों से दर्दनाक अमानवीय तकलीफ़ों और कष्टों से गुजर रहे हैं। उन पर जितने जाति के आधार पर जुल्म, अन्याय और अत्याचार होते हैं, पूरी दुनिया में किसी दूसरे वर्ग पर नहीं होते हैं, ना हुए होंगे। जब भी हम किसी मानव की, ये बाबा साहब अंबेडकर के विचार हैं, मेरे स्वयं के विचार तो है ही नहीं, ठीक है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जब भी दुनिया में हम जब भी किसी देश को देखते हैं तो मानव की दूसरे मानव के प्रति अमानवीयता के बारे में सोचते हैं, तो अछूतों के खिलाफ हिंदुओं या मनुवादियों का कोई शानी हमको नहीं मिलता है। भारत के अछूतों के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है, वो अब वो जुल्म ज्यादती पूरे संसार भर में किसी भी कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं हुई है। परंतु जब जब अम्बेडकरवादी बाबा साहब और मानवर कांशीराम साहब के दौर में सशक्त हुए, तब तब इन पर जुल्म अत्याचार कुछ कम हुआ और डाइल्यूट हुआ, ठीक है। तो मानवर कांशीराम जी के परिनिर्माण के बाद यह जुल्म पुनः बढ़ गया और आज तो हम देखते हैं कि खुलेआम दलितों के साथ अन्याय उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो वो बड़ी खराब और दयनीय स्थिति है, ठीक है। तो इसको हम डार्क एरा ऑफ दलित कह सकते हैं वर्तमान समय को, क्योंकि जो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी और मानवर कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, वो तरह तरह के जो है चमचों में बट गए। वो पूना पैक्ट से हम लोगों को जो चमचा मंडली मिली उसके भाग बन गए, ठीक है। तो मानवर कांशीराम जी की भाषा में अगर हम कहें तो चमचे कई प्रकार के होते हैं। एक तो जाति और समुदायवार चमचे, समुदाय और जातिवार जो चमचे होते हैं वो 4 तरह के बताए मानवर कांशीराम जी ने। उन्होंने कहा कि जो जाति और धर्म के आधार पर चमचे हैं वो 4 तरह के हैं। एक तो अनिच्छुक चमचे, जिनको रिलक्टेंट स्टूज कहा, और ये अनुसूचित जाति के चमचे, इनको मानवर कांशीराम जी ने बताया। नव दीक्षित चमचे, इनिशिएटेड स्टूज, ये अनुसूचित जनजाति के चमचे। महत्वाकांक्षी चमचे,
एस्पायरिंग स्टूज बोला इनको मानवर कांशीराम जी ने। वो ओबीसी के लोगों के लिए, जो लोग जो है मनुवादी मानसिकता रखते हुए दूसरी विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं और अम्बेडकरवाद को ख़त्म करने के लिए ओबीसी के लोग लगे हुए हैं, उनके लिए महत्वाकांक्षी चमचा मानवर कांशीराम जी ने एक शब्द यूज किया। और चौथा, मजबूर चमचे या हेल्पलेस चमचे, वो माइनॉरिटी के लोगों के लिए मानवर कांशीराम जी यूज करते थे। दूसरा, वो बताते थे कि पार्टीवार चमचे, जो तरह तरह की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो विभिन्न कम्युनिटीज़ में अपनी उन कम्युनिटी के चमचे पैदा करती हैं वो। तीसरा, अज्ञानी चमचे, इग्नोरेंट स्टूज बोला या इग्नोरेंट चमचाज बोला इसको। ज्ञानी चमचे, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो अम्बेडकराइट चमचे भी कहलाते हैं, ऐसा बाबा मानवर कांशीराम जी कहते थे। और फिर नेक्स्ट है चमचों के चमचे, और फिर विदेशों में जो चमचे होते हैं उनके लिए। तो इन सब का ट्रीटमेंट बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब बता के गए कि हिट द हैंड्स विच ऑपरेट द चमचाज, मतलब चमचों को मत छेड़ो, लेकिन जो हाथ उन चमचों को चलाते हैं उनको छेड़ना है। तो मानवर कांशीराम जी ये बात कह के गए। और मानवर कांशीराम जी 1972 में जब निकल कर आए, मानवर कांशीराम जी ने जब प्रारंभ किया और सत्ता के केंद्र तक जो दलित बहुजन समाज है उसको भेजने का काम किया, तो हम लोग सब जानते हैं कि देश की बहुसंख्यक आबादी से संबंधित खबरें और उनकी गंभीर समस्याओं को इस मीडिया में कितने हल्के से लिया जाता है, किस प्रकार ब्लैकआउट किया जाता है। तो कांशीराम जी कहते थे कि जो मीडिया है वो मनवादी मीडिया है, ठीक है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, अपमान, प्रताड़ना, छुआछूत का जो है क्या करती है, संस्थानिक शोषण करती है, उसका पोस्टमार्टम करती है। यह मीडिया जाना माना तथ्य है कि यह उसको नज़रअंदाज करती है। जो भी अन्याय, उत्पीड़न की घटनाएं बहुजन समाज के लोगों के साथ होती है उसको ब्लैक आउट करते हैं, ठीक है, उनको नज़रअंदाज करते हैं, ठीक, और फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सब कहते हुए मानवर कांशीराम जी कहते हैं कि 1964-65 के दौरान आरपीआई के माध्यम से पिछड़े समाज के जो 3 लाख लोग अपने हकों के लिए गिरफ्तारी दिए, लेकिन मीडिया ने इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया, इसको दिखाया ही नहीं। श्री इलिया पेरुमल ने, अन्य भारतीयों ने दलित भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, लेकिन मीडिया ने उसको भी ब्लैकआउट किया। झूठे वादे, खोखले नारे, ये जो मीडिया है इनको बहुत प्रचारित करती है, झूठे वादों और खोखले नारों को। तो इसी सब से प्रेरित होकर जो मानवर कांशीराम जी थे, उन्होंने कहा कि अम्बेडकराइट मूवमेंट दीर्घजीवी कब होगा और पुनर्जीवित कब होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जब हिंदू जातियों ने अम्बेडकरवाद को कुचलने के लिए हालात पैदा कर दिए हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि दबे कुचले लोगों को अम्बेडकरवाद के संबंध में फैले भ्रम को दूर करना होगा। वाम सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जिसको हम मनी बैंक, ब्रेन बैंक और थिंक टैंक के नाम से जान सकते हैं, जो इस भ्रम को दूर करने और वास्तविक एवं बनावटी अम्बेडकरवाद में अंतर करने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवाद क्या है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवाद शोषित समाज को दबी कुचली स्थिति से निकालकर उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात को सुधारना, वो अम्बेडकरवाद है। व्हाट इज अम्बेडकरवाद? अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच इंक्लूड्स द सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित जो लोकतंत्र की स्थापना है वही अम्बेडकरवाद है। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोल के गए, उसके बाद इसी बात को मानवर कांशीराम जी ने अपने शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना है, उस सपने को हमें साकार करना है। उन्होंने कहा कि हम भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। भारत से गैर बराबरी को समाप्त करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि
हमने जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत कुछ सीखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बहुत कुछ सीखा। तो साथियों, उस सीख को मानवर कांशीराम जी ने एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने 6343 जातियों में टूटे हुए समाज को जोड़ करके जो है मानवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज बनाया। और बहुजन समाज क्यों बनाया? बहुजन समाज बनाने के पीछे कारण क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी वेलफेयर के लिए बहुत काम किया, लेकिन साथियों उसको जो है इस देश के मनुवादी मीडिया ने दबा दिया। इस देश की जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के राजनीतिक दल हैं, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहीं उनकी आइडियोलॉजी से पिछड़ा वर्ग जुड़ ना जाए, तो इसलिए कि पिछड़ा वर्ग अगर जुड़ गया और इस आइडियोलॉजी को मानने लगा तो इस देश में सिर्फ अम्बेडकरवादियों की सरकारें बनेंगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो है इस देश के मनुवादी लोगों ने क्या किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा पिछड़े वर्ग के ओबीसी वेलफेयर के लिए किए गए कामों को ब्लैकआउट किया, नज़रअंदाज किया। और नज़रअंदाज किया इसलिए आज मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया कभी नहीं बताएगा। आज हमारे पास एक हथियार है, वो है सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर कांशीराम साहब, पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा राव फुले और छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुषों की जो सोशल वेलफेयर के कार्य हैं, जो बहुजन आबादी को खुशहाल बनाने के लिए किए गए कार्य हैं, उन पर हम प्रकाश डालें, लोगों के बीच में जाकर बताएं। अगर हम लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं तो घर से बैठ के ही, भाई फेसबुक सब लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हैं, ट्विटर सब लोग चलाते हैं और सब लोग यूट्यूब भी चलाते हैं। तो सब लोग नहीं तो कुछ लोग तो यूट्यूब चलाते ही हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि वो उन बातों को प्रचारित करना है। ओबीसी वेलफेयर में कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके लिए बनाए, पिछड़े वर्गों के हितों के लिए, उनमें पहला जो लॉज है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में दे रखा और विभिन्न राज्य आरक्षण में वृद्धि के लिए कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता, परंतु बहुत पहले से कुछ राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु, राजस्थान आदि राज्यों में ये 50% की कैप पहले से टूटी थी, लेकिन EWS आने के बाद पूरे देश में ये 50% की कैप टूट चुकी है। 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। महात्मा फुले ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आनुपातिक आरक्षण या प्रतिनिधित्व की मांग की 1882 में। किसने? महात्मा फुले ने। अब मैं इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा फुले को अपना गुरु क्यों मानते थे, क्यों वो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं, क्यों दलित पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनको अपना महात्मा राष्ट्रपिता मान लेना चाहिए। 1882 में हंटर कमीशन के सामने महात्मा फुले मांग करते। 1891 में त्रावणकोर के सामंती रियासत में नौकरियों में आरक्षण की फिर मांग होती है और 1901 में कोल्हापुर में छत्रपति साहू जी महाराज ने जो है आरक्षण की शुरुआत की। 1902 में उन्होंने अपने पूरे राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के या जो कमजोर जातियां थीं उनको आरक्षण देना शुरू किया। बड़ौदा व मैसूर में भी आरक्षण की शुरुआत 1902 में ही की गई। 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत जातियों और समुदायों के पक्ष में आरक्षण की शुरुआत कर दी गई। 1909 में इंडियन एक्ट या 1909 का जो गवर्नमेंट इंडियन एक्ट था उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। 1919 के फर्स्ट इंडिया एक्ट में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों की शुरुआत की गई। इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई, द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई और लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई। ठीक है, 1919 के फर्स्ट इंडिया एक्ट में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार भी जो है फर्स्ट इंडिया एक्ट में मिला, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों के कारण। ठीक है,
इंडिया सेंट्रल बजट को स्टेट बजट के साथ न जोड़ करके फिर उसको अलग कर दिया गया। ये भी 1919 के फर्स्ट इंडिया एक्ट में हुआ। 1919 का फर्स्ट इंडिया एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें महिलाओं को वोट का अधिकार और रिजर्वेशन, ये दो महत्वपूर्ण जो है कार्य हुए, और रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया और महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी किया और नॉन ब्राह्मणिकल रिजर्वेशन 44% कर दिया। रिजर्वेशन ब्राह्मणों के लिए 16% किया गया और रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए भी 16% किया गया। एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को 16% किया गया। अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी 1921 में वो 8% थी। ठीक है। 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ तो उसमें गोलमेज सम्मेलन लास्ट था, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचिका अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मदद से मिल गई। लेकिन 1932 में ही जब हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिली तो इससे महात्मा गांधी जी घबरा गए और वो जाकर के पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। जब आमरण अनशन पर बैठ गए तो देश में रक्तपात ना हो और गांधी की जिंदगी खत्म ना हो, इस भय से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के साथ पूना पैक्ट किया और उस पूना पैक्ट में जो है महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 1932 में मिली सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचिका को गंवाना पड़ा। ठीक है। और 1935 में फिर आया सेकेंड इंडिया एक्ट, जिसमें बहुत सारे अधिकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला। ठीक है। 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गवर्नमेंट सर्विस और एजुकेशन में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन की मांग की और 1946 में कैबिनेट मिशन व अन्य सिफारिशों के साथ यह आरक्षण लागू कर दिया गया। 1947 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 1947 से 1950 के बीच में संविधान सभा में बहुत सारी बहसें हुई और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया। 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का एवेल्यूएशन करने के लिए एक आयोग बना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन की वकालत करके गए और कुछ आर्टिकल्स जैसे अनुच्छेद 340 जोड़ के गए। ठीक है। तो उसके तहत 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक आयोग बना जो उनकी स्थिति का आकलन करे। उस आयोग को काका कालेलकर आयोग कहते हैं। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में भी स्वीकार किया गया। ओबीसी के लिए काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को अमान्य कर दिया गया। मतलब जो आयोग पिछड़े वर्ग की जो है स्थिति का आकलन करने के लिए बनाया गया था, उस वर्ग की स्थिति के आकलन करने की जो रिपोर्ट थी उसको तत्कालीन भारत की सरकार ने 1953 के बाद अस्वीकार कर दिया, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। 1956 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और 1979 में 1979 में मंडल कमीशन को बनाया गया काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है। जिसने 1930 की सेंसस के अनुसार ओबीसी की आबादी 52% बताई। ओबीसी में लगभग 1257 समुदायों का वर्गीकरण किया और 1980 में मंडल कमीशन ने रिपोर्ट पेश की और मौजूदा कोटा में बदलाव करते हुए 22 से 49.5% वृद्धि करने की सिफारिश की। 2006 में पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या बढ़ करके जो है 2297 बताई गई, जो मंडल आयोग की सूची में 60% वृद्धि दर्शाती है। साथियों 1980 से लेकर 1990 तक वो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो बीपी मंडल साहब
के नेतृत्व में बनाई गई थी, उस रिपोर्ट को जो है कूड़े के ढेर में डाल दिया गया, कूड़ेदान में डाल दिया गया, क्योंकि उस समय जो बहुजन आबादी थी वो राज्य या केंद्र की सरकारों में बहुत ताकतवर नहीं थी। 1992 में इंदिरा साइनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट थी, उसको सही ठहराया। लेकिन 1992 के पहले नरसिम्हा राव सरकार अलग से सवर्ण गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन शुरू करने की सिफारिश कर चुकी थी। 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने विभिन्न सामाजिक और समुदायों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सर्वे किया और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा 32% बताता है, तथा मंडल कमीशन आयोग ने अपने आंकड़ों में जोड़ तोड़ की आलोचना की और उस जोड़ तोड़ के बाद 12 अगस्त 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने पीए इनामदार और फिर 2005 में बहुत 2006 में 2007 में 2008 में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्णय दिए जो ओबीसी रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं। तो साथियों, मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़े वर्गों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया। उनको रिजर्वेशन मिले, उनको इस देश के संसाधनों में उनका हक मिले, उसकी पूरी कोशिश की। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों की नासमझी के वजह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय अनुसूचित जाति के आरक्षण के साथ उनको आरक्षण दिलाने में नाकाम रहे। परंतु उनकी बात ना मानने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की और अनुसूचित जाति जनजाति की तरह भविष्य में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, इसका रास्ता खोला। लेकिन आज भी साथियों मैं देखता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर पिछड़ा वर्ग बहुत कम चल रहा है, वो सोया हुआ है। और मैं इस बात को ऐसे मानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जो जागा है उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो सोए हुए लोगों को जगाने का काम करे। क्यों जगाना है? उसके पीछे कारण है साथियों। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है साथियों इस देश की शक्ति, इस देश का पावर, इस देश के पावर के सोर्स, इस देश में पैदा होने वाले पावर के सोर्स क्या है? पावर यूज्ड इट टू डिस्ट्रॉय द पावर। ये मानवर कांशीराम साहब ने एक सेंटेंस कहा कि अगर किसी की ताकत को आपको खत्म करना है तो ताकत पैदा करनी पड़ेगी। क्यों पैदा करनी पड़ेगी और कौन सी ताकत पैदा करनी पड़ेगी? तो इसके लिए मानवर कांशीराम जी कहते हैं कि इस देश में 7 तरह की शक्तियां हैं, 7 तरह के पावर हैं। पहली पावर है इकोनॉमिकल पावर, धन की शक्ति, पैसे की ताकत, वो पहली शक्ति है। इस शक्ति में बहुजन समाज बहुत पीछे है। दूसरी शक्ति है, दूसरी ताकत है ब्यूरोक्रेटिक पावर, नौकरशाही की शक्ति। तीसरी शक्ति है फ्यूडल पावर, जमीन जायदाद की शक्ति। चौथी ताकत है कल्चरल और रिलीजियस पावर, यानी सांस्कृतिक और धार्मिक ताकत। पांचवी जो पावर है वो है पॉलिटिकल पावर, यानी राजनीतिक ताकत। ये सबसे बड़ी शक्ति है। और छठी जो शक्ति है वो है मीडिया की पावर, संचार सूचना की ताकत। ठीक है। और 7वीं जो ताकत है वो है जुडिशियल पावर, यानी कि न्यायिक शक्ति। इन सभी पावर्स को अगर हम देखेंगे तो बहुजन समाज यानी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जो संख्या है, इन सारे पावर्स में देखी जाए तो लगभग ना के बराबर है। और इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज को अगर मनुवादी लोगों की ताकत को खत्म करना है, शक्ति को खत्म करना है, तो उनको पावर पैदा करनी पड़ेगी, ताकत पैदा करनी पड़ेगी। और ताकत पैदा होगी कैसे, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने कहा कि जो शक्ति है, जो ताकत है, वो संघर्ष का एक उत्पाद है, संघर्ष से पैदा होती है। और वो संघर्ष अगर आपने किया तो आपको ये सारी शक्तियां मिलेंगी। पॉलिटिकल पावर आप गेन करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिकल पावर, ब्यूरोक्रेटिक पावर, फ्यूडल पावर, कल्चरल रिलीजियस पावर, मीडिया पावर, जुडिशियल पावर, इन सब पर भी आपके लोग पहुंचेंगे।
ठीक है, ये सभी पांचों शक्तियां या सातों शक्तियां हैं आपके पास ना के बराबर है। बहुजन समाज के लोगों के पास, दलित पिछड़े समाज के लोगों के पास, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के पास बहुत कम है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी भाषा किसी के या वाणी किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं है, हमारा आंदोलन किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करता है। हमारा उद्देश्य इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा देखे गए सपने समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के आधार पर एक लोकतंत्र की स्थापना करना है, समता मूलक समाज की स्थापना करना है। हमारा उद्देश्य जियो और जीने दो का है। हमारा उद्देश्य है कि आपको अगर अच्छी रोटी मिल रही है 2 वक्त की, तो हमें भी 2 वक्त की अच्छी रोटी मिले। हमारा उद्देश्य है कि अगर आपके घर में शाम को अच्छी लाइट जल रही है तो हमारे घर में भी जले। आपके पास रहने के लिए अच्छी छत है तो हमारे पास भी हो। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें एक वोट जैसी तोप दे दी। इसका इस्तेमाल करके हम इन जो पावर्स के सोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उन पर कब्जा कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं और अपने विरोधियों को चित्त कर सकते हैं। पिछड़ों का बेटा आज इस देश का प्रधानमंत्री है पिछले 3 टर्म से, लेकिन पिछड़ों का कोटा पूरा नहीं कर सका। साथियों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछड़ों का बेटा इस देश में पिछले 3 टर्म से जो है क्या है, इस देश का मुखिया है, इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का पीएम है। और मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। तो वोट से पिछड़े वर्ग का पीएम तो बन गया, लेकिन वो कैसा पिछड़े वर्ग का बेटा है, कैसा पिछड़ों का बेटा है जो पिछड़ों का पिछले 10-12 सालों में जो है कोटा पूरा नहीं कर सका। आज हम देख लो उठा के, आप पूरी ब्यूरोक्रेटिक पावर देख लो, पूरी फ्यूडल पावर देख लो, पूरी जुडिशियल पावर देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि पिछड़ों की हैसियत क्या है, पिछड़ों को मिला क्या है पिछले 10-12 वर्षों में या पिछले 75 वर्षों में। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का आरक्षण आज भी पूरा नहीं हुआ। पिछड़ों का तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछड़े तो सोए हुए हैं। जो कौम जाग रही है उसका भी आज तक आरक्षण पूरा नहीं हुआ। उसके उदाहरण हैं साथियों, मेरे पास बहुत सारा डेटा है। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोलता हूँ कि हवा में बोल दी और मतलब उस बात का कोई मतलब ना हो। मैं हवा में कोई बात नहीं बोलता हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं साथियों, मेरे पास आंकड़े हैं। अगर मैं आंकड़े दिखाना शुरू करूँगा तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा साथियों। बड़े मतलब यहाँ पर एक डायरी है, इसमें है कुछ आंकड़े, मैं बता देता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि आपने चर्चा की और बताया नहीं। तो बताना जरूरी है साथियों। बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में दलित पिछड़े लोगों के साथ होता है। ठीक है, अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें साथियों, तो इस फाइनेंस कमीशन में केसी नियोगी की रिपोर्ट है। फाइनेंस कमीशन में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का बना हुआ फाइनेंस कमीशन होता है। ठीक है, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच वित्तीय रिलेशन का निर्धारण करता है और टैक्सेस में स्टेट के भाग को निर्धारित करता है, राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्धारण करता है। तो इस सब में अगर हम लोग देखेंगे तो साथियों बड़ा विडम्बनीय मतलब हम लोगों को देखने को मिलेगा नज़ारा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की बड़ी खराब हालत है। बहुत मतलब ये स्थिति है कि कुछ हो नहीं सकता, मान लीजिए आप। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देख करके मैं चूँकि इस पर अलग से वीडियो दे दूंगा कि पिछड़ों को क्या मिला और क्या नहीं मिला, दलितों को क्या मिला और क्या नहीं मिला, इस चीज़ को बाद में बता देंगे। अभी हम अपनी बात को यहीं पूरा ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर समय भी हो रहा है। 33 मिनट का वीडियो हो चुका है, लगभग 40-50 मिनट का वीडियो हो जाएगा तो समस्या हो गई। तो ठीक है, तो मान्यवर कांशीराम साहब की बात को बाबा साहब अम्बेडकर की बात से अगर हम नापें, बाबा साहब अम्बेडकर की बात से मान्यवर कांशीराम साहब ने सीखा। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई लॉ बट दे आर प्रोटेक्टेड बाई सोशल एंड मोरल कंसाइंस। उन्होंने कहा कि हमारे जो अधिकार हैं उनको हम कानून के चंद टुकड़ों से, कानून के चंद पन्नों से नहीं बचा सकते, हम उनको लोगों को नैतिक और सामाजिक रूप से जागरूक करके बचा सकते हैं। साथियों,
जुडिशियल रिक्रूटमेंट 2022 तक का अगर हम देखेंगे, हायर एजुकेशन का रिक्रूटमेंट देखेंगे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारा जो नज़रिया है देखने का वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि साथियों अब हम चूंकि बात कर रहे हैं तो बता ही देते हैं, ठीक है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की रिपोर्ट है, जजों की नियुक्तियां हुई आर्टिकल 124, 217 और 224 के अंतर्गत, ठीक है। 2022 में ये रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संसदीय समिति को सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच में हाई कोर्ट हैं जितने भी देश के, उनमें 2018 से 19 दिसंबर 2022 तक जजों की नियुक्तियां हुई हैं। उसमें 79% 79% सवर्ण जजों की नियुक्तियां हुई हैं 4 वर्षों में। देश में 45 हाई कोर्ट्स में न्याय करने का हक जो है केवल कुछ जातियों के पास है, कुछ ऊंची जातियों के पास, ठीक है। मैं ये बिना तथ्य के नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। देश की सबसे बड़ी आबादी के 75 वर्षों के बाद भी न्यायपालिका में उचित हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ओबीसी जज की संख्या अगर हम देखें तो मात्र 11% है। 2018 से 22 तक कुल 537 जजों की नियुक्तियां हुई, जिनमें माइनॉरिटी के 2.6% जज यानी 13 जज, अनुसूचित जाति के 2.8% जज यानी 15 जज और अनुसूचित जनजाति के 1.3% जज यानी 6 जज नियुक्त हुए, ठीक है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखेंगे तो 32 जज, मतलब ये रिपोर्ट 2022 की है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी विडंबनीय स्थिति है साथियों। इसी तरीके से देश के विश्वविद्यालयों के हालात हैं। तो इन सब को कैसे बदला जाए, कैसे? तो इसके लिए जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जिंदा रखना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर हमें चर्चा करनी होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों को लोगों तक पहुंचाना होगा और उनके आंदोलन से नई बातों को जोड़ते हुए पहुंचाना होगा। भारत में सोशल इकोनॉमी नहीं है, कॉर्पोरेट इकोनॉमी है। इसको ऐसे समझिए कि जो कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसकी तेलंगाना में सरकार होने के बाद भी हैदराबाद विश्वविद्यालय की सरकारी 400 एकड़ जमीन कॉरपोरेट जगत को दे दी जाती है। वहाँ बायोडाइवर्सिटी को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व चुपचाप बैठकर तमाशा देखता है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आज कांग्रेस बड़े ही बड़ी बातें कर रही, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व बड़े ही बड़ी बातें कर रहा हो, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कॉरपोरेट जगत को बहुत तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है और देश के कमजोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के हकों को खत्म किया जा रहा है। तो कांग्रेस संविधान ऐसे दिखा रही है और दिखाते हुए घूम रही है। तो मैं उनके नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि तब आप कहाँ थे जब आपकी इस केंद्र की सरकार में माननीय स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में एविएशन मिनिस्ट्री के पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर जो है विजय माल्या को बनाया गया, जबकि उसकी खुद की एविएशन कंपनी थी। साथियों, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामूहिक प्रयासों से ही इस देश के जो संविधान को बचाया जा सकता है और उनके विचारों को जिंदा रखते हुए लोगों तक पहुँचा कर ही बचाया सकता। अब हमको करना क्या है? तो उसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब बता गए कि टू सिट टुगेदर, टू मीट टुगेदर, टू ईट टुगेदर। पहले हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना होगा, फिर बैठना होगा, फिर भाईचारा पैदा करके छोटी छोटी पंचायतें करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी पंचायतें करेंगे तो बड़ी पंचायत की लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।